हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर में आपके 2 पेपर हो गए। आज ये पेपर आपका हम लोग 3 के 500 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे नहीं पता कि आपका सेकंड पेपर कैसा हुआ है, लेकिन जैसा भी हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो पेपर 3 के 500 MCQs हैं, 500 क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 500 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, थोड़ा फास्ट चलाएंगे क्योंकि समय आपके पास भी कम है और समय हमारे पास भी कम है। ओके, क्योंकि हमें सेकंड सेमेस्टर वालों का भी एक क्लास देनी है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि कहता है कि एडम्स के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार हैं। तो एडम्स के अनुसार अनुशासन के 3 प्रकार बताए गए हैं। शिक्षा की त्रिपति प्रक्रिया किससे संबंधित है? शिक्षा की त्रिपति प्रक्रिया BS ब्लूम से संबंधित है। किससे संबंधित है? BS ब्लूम से संबंधित है। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गों की संख्या जो है वह 6 बताई गई है। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गों की संख्या 6 बताई गई है। CTET यानी सीटेट में जो E है, E का मतलब क्या है? E का मतलब है एलिजिबिलिटी। ठीक है, क्या है? एलिजिबिलिटी। ओके, जो E है वह किसको इंडिकेट करता है? एलिजिबिलिटी को। थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत जो है वह तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव व परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, ये सभी थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत हैं। अधिगम के प्रमुख अंग हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम व अधिगम की परिस्थिति, ये सभी सीखने के प्रमुख अंग के अंतर्गत आते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन गुड्स का है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष एवं सहानुभूति अर्थात आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों को वास्तविक रूप देना है, ऐसा रॉस कहते हैं। ऐसा रॉस का स्टेटमेंट है। अधिगम सिद्धांत है। अधिगम मानसिक अनुशासन एवं साहचर्य का सिद्धांत है। अधिगम क्षेत्र सिद्धांत एवं कार्यात्मक सिद्धांत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें C रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। जॉन डीवी की पुस्तक का नाम क्या है? जॉन डीवी की पुस्तक का नाम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो पुस्तक है वह जॉन डीवी की है। एंड क्वेश्चन अगला कहता है, यह एक विज्ञान है जो प्राणियों तथा मशीनों में नियंत्रण तथा संप्रेषण की व्यवस्था करता है। किसने कहा है? तो ऐसा कहने वाले W वेनर हैं। कौन? W वेनर हैं। अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं। देखिए, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, प्रगति का ज्ञान, ये सभी अभिप्रेरणा की प्रविधियां मानी जाती हैं। ऑप्शन इसमें जो D रहेगा 12 में वह आपका राइट हो जाएगा। CSJM विश्वविद्यालय कानपुर किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो जो आपका जो विश्वविद्यालय है कानपुर यूनिवर्सिटी जहां से आप बीएड कर रहे हैं, यह स्टेट यूनिवर्सिटी है, यह राज्य विश्वविद्यालय है। यशवंतराव सी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? यह नासिक में है। यशवंतराव सी मुक्त विश्वविद्यालय आपका नासिक में स्थित है। इग्नू में शिक्षण का माध्यम क्या है? इग्नू में जो शिक्षण का माध्यम है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही है। इग्नू का पूरा नाम क्या है? इग्नू का पूरा नाम इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है। इग्नू का पूरा नाम इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट इज दूरस्थ शिक्षा किससे संबंधित है? दूरस्थ शिक्षा आपकी निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का ही सम्मिश्रण आ जाता है। दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना जो है वह 1991 इग्नू के अंतर्गत हुई थी। इग्नू के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना 1991 में हुई थी। दंडात्मक अनुशासन के आलोचक कौन हैं? दंडात्मक अनुशासन के आलोचक आपके जॉन डीवी हैं, पेस्टोलॉजी हैं, फ्रॉबेल हैं, ये सभी दंडात्मक अनुशासन के आलोचनात्मक हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जिसमें D रहेगा वह आपका राइट हो जाता है। मूल्यांकन है एक क्या है? मूल्यांकन एक प्रविधि है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक प्रविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? देखिए, धन संग्रह का उद्देश्य यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चे का शारीरिक विकास हो, बच्चे का मानसिक विकास हो, बच्चे के चरित्र का विकास हो, ये शिक्षा के उद्देश्य है, ना कि धन को संग्रह करना शिक्षा का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 22 इन फ्रंट ऑफ यू, पृष्ठ पोषण के प्रकार क्या हैं?
टाइप्स ऑफ फीडबैक पूछ रहा है। देखिए जो प्रश्न जो हम फीडबैक देते हैं वो आपका धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हमने सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव फीडबैक दिया, अगर गलत काम कर रहे हैं तो हमने निगेटिव यानी कि ऋणात्मक फीडबैक दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 में आपका राइट हो जाएगा। गांधी जी जो थे वह प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक थे, प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक थे गांधी जी। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है? पत्राचार पाठ्यक्रम में नियमित कक्षा शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। किसकी? नियमित कक्षा शिक्षण की आवश्यकता पत्राचार पाठ्यक्रम में नहीं है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ। 24 में जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैटिन भाषा में डिसूलस शब्द का अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा में डिसूलस शब्द का अर्थ होता है अनुशासन में। यहाँ पे डिसूलस नहीं, यहाँ पे डिसिपुलस होगा। ठीक है, यहाँ पे जो शब्द होगा वो डिसिपुलस होगा जिसका अर्थ होता है अनुशासन में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है? देखिए परिवार है, विद्यालय है, अध्यापक है, ये मूल्यों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि जातीयता का मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कारक है जो मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है? वह आपका जातीयता है। क्या है? जाति। ह्यूमैनिज्म शब्द लैटिन भाषा के निम्न शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? होमो से लिया गया है। शिक्षा प्रणाली में उपागम के क्या लाभ हैं? शिक्षा प्रणाली में उपागम का लाभ ये है कि प्रभावशाली योजना बनाने में, उत्तम नियंत्रण तथा समन्वय में, गुणवत्ता पर नियंत्रण में ये जो है उपागम के लाभ होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। शब्द मानववाद है। जो शब्द मानववाद है यह मानव केंद्रित है, बाल केंद्रित है और शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। समन्वित कक्षा में मुख्य प्रक्रियाएं हैं। समन्वित कक्षा में मुख्य प्रक्रियाएं आपकी जैसे मानकीयकरण एवं संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा, समावेश, ये सभी समन्वित शिक्षा में मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। सिस्टम अप्रोच की क्या सीमाएं हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं? एक तो अधिक धन लगाना और अधिक समय लगाना, ये उसके दोष हैं, ये गुण नहीं है, ये दोष हैं, ये लिमिटेशंस हैं सिस्टम अप्रोच की। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? शिक्षा के उद्देश्य आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य हैं। प्रणाली उपागम है। प्रणाली उपागम एक शिक्षा में नई विधि है। प्रणाली उपागम क्या है? प्रणाली उपागम शिक्षा में नई विधि है। सिस्टम डायनामिक्स प्रक्रिया के क्या प्रकार हैं? सिस्टम डायनामिक्स जो प्रक्रिया है उसके 4 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व में आपका अदा, प्रदा, संसाधक, ये तीनों ही आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। खेल माध्यम विधि का उद्भावक कौन है? खेल माध्यम विधि का जो उद्भावक है वह फ्रॉबेल माना जाता है। खेल विधि के प्रवर्तक कौन हैं? फ्रॉबेल हैं। शब्द है कीबर्नेट्स किससे संबंधित है? जो शब्द है कीबर्नेट्स यह ग्रीक भाषा से संबंधित है। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, यह www का पूरा नाम है। 4 दीवारी के आधार पर प्रणाली को बांटा जाता है 3 भागों में। 4 दीवारी के आधार पर जो प्रणाली होती है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। प्रणाली के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं? प्रणाली के मूलभूत 4 तत्व होते हैं। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता देने वाले जॉन डीवी हैं। कौन हैं? कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता देने वाले जॉन डीवी हैं। पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का जो दूसरा नाम है वह पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है। पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है। थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन पुस्तक किसने लिखा है? तो थ्योरी एंड जो इंस्ट्रक्शन पुस्तक है इसके राइटर हॉसफोर्ड हैं। कौन है? हॉसफोर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन हैं जिन्होंने कहा शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं। तो इसमें आपका शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं। शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षा का मतलब ये होता है कि जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, यही शिक्षा से हमारा अभिप्राय है।
पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, ऐसा फ्रोबेल कहते हैं। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए, ऐसा फ्रोबेल कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो गया। पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र है वह क्या है? तो पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र है वह विस्तृत है। पाठ्यक्रम के मूल तत्व में उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ, ये सभी पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। ये क्या हैं? ये सभी पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। करिकुलम एक शब्द है। करिकुलम जो है वह एक शब्द है। कहाँ? किसका? लैटिन भाषा का। करिकुलम लैटिन भाषा का एक शब्द है। कुछ आंकड़े दिए, सॉरी, अगला क्वेश्चन कहता है सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के प्रकार हैं। सहसंबंध के 4 प्रकार हैं। फिर क्वेश्चन कहता है निम्न आंकड़े जैसे 10, 20, 30, 40, 50 का मध्यमान क्या होगा? तो जब आप इसका मध्यमान निकालेंगे तो 30 निकलेगा। मध्यमान माना जाता है। तो जो मध्यमान है यह आपका अवर्गीकृत आंकड़े तथा वर्गीकृत आंकड़े दोनों ही प्रकार में को जो है मध्यमान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है कि देखिए, जस्ट मोमेंट प्लीज, माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है। किसने कहा? तो माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है, ऐसा FC मिल्स ने कहा। किसने कहा? FC मिल्स ने कहा। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा FC मिल्स ने कहा है। किसने कहा? FC मिल्स ने। सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़े के प्रकार हैं। सांख्यिकी के क्षेत्र में जो आंकड़े हैं वह आपके गुणात्मक भी होते हैं और मात्रात्मक भी होते हैं, दोनों ही प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो गया। आंकड़ों की व्यवस्था के प्रकार क्या हैं? आंकड़ों की व्यवस्था के जो है आपके 3 प्रकार बताए गए हैं। आंकड़ों की व्यवस्था के 3 प्रकार बताए गए हैं। सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन आपके बोर्डिंगटन का है। सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन बोर्डिंगटन का है। सांख्यिकी स्टेटस से बना है, जो आपका लैटिन भाषा से संबंधित है। सांख्यिकी स्टेटस से बना है जो आपका लैटिन भाषा से संबंधित है। सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का उपयोग हुआ, सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का उपयोग जो है वो 1950 में हुआ। कब हुआ? 1950 में। एडुसेट का पूरा नाम क्या है? एडुसेट का पूरा नाम एजुकेशनल सैटेलाइट है। एडुसेट का पूरा नाम एजुकेशन सैटेलाइट है। एडुसेट जो है उसको G-SAT-3 भी कहते हैं। क्या? एडुसेट को G-SAT-3 भी नाम दिया गया है। CBSC का मुख्यालय कहाँ? CBSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो CBSC का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। कहाँ है? CBSC का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। मापन क्या है? जो मापन है, मापन मात्रात्मक होता है। मापन मात्रात्मक होता है। मुक्त प्रणाली है, गत्यात्मक एवं लचीली। मुक्त प्रणाली जो है वो गत्यात्मक और लचीली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ होता है मुक्त विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। मापन है, मापन एक साधन है, एक प्राचीन धारणा है और एक सामान्य शब्द भी है। तो इसलिए ये सारे ही शब्द जो है, ये सारे ही शब्द हमारे मापन को इंडिकेट करते हैं। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाता है। अच्छी परीक्षा की विशेषताएं क्या हैं? अच्छी परीक्षा की विशेषताएं ये हैं कि इसमें विश्वसनीयता होती है और वैधता होती है। विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही अच्छी परीक्षा की विशेषताएं हैं। बचाव निदान का उच्चतर स्तर है, किसने कहा? ऐसा रॉस ने कहा। बचाव निदान का उच्चतर स्तर है, ऐसा रॉस कहते हैं। निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है, ऐसा किसने कहा है? तो ये गुड ने कहा है। किसने कहा? गुड कहते हैं निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। कक्षा में शिक्षक का कौन गूंगा मित्र कहा जाता है? तो भैया सीधी सी बात है, जो श्यामपट्ट है यह कक्षा में शिक्षक का गूंगा मित्र कहा जाता है। किस प्रकार के शिक्षण कौशल विकास हेतु प्रयोग किया जाता है? किसे? तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वह टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो है माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन के उपकरण निरीक्षण प्रविधि, प्रश्नावली प्रविधि, साक्षात्कार प्रविधि, ये सभी जो प्रविधियां हैं मूल्यांकन के उपकरण के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है?
नेट का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा। परीक्षण के प्रकार हैं, देखिए अध्यापक निर्मित परीक्षाएं भी होती हैं, प्रमाणीकृत परीक्षाएं भी होती हैं, सामान्य परीक्षाएं भी होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो ए और बी है वह बेस्ट है, अध्यापक निर्मित परीक्षाएं, प्रमाणीकृत परीक्षाएं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी चला जाएगा, क्योंकि ए और बी दो ही इसमें ऑप्शन आपके राइट होते हैं। क्वेश्चन अगला है, मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। किसने कहा? तो ऐसा गैरेट कहते हैं। कौन? गैरेट। सार्वभौमिक मूल्य है, सार्वभौमिक मूल्य आपका सत्य एवं सदाचार, शांति एवं प्रेम और अहिंसा, ये सभी सार्वभौमिक मूल्य हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। सहायक सामग्री के प्रकार कौन कौन है? सहायक सामग्री जो है, सहायक सामग्री आपकी 3 प्रकार की होती है। शिक्षक व्यवहार के सूक्ष्म शिक्षण हैं, शिक्षक व्यवहार के सूक्ष्म शिक्षण हैं। एक, पृष्ठपोषण की प्रविधि। शिक्षक व्यवहार में जो सूक्ष्म शिक्षण है वह पृष्ठपोषण की प्रविधि है। दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक के अध्ययन सामग्री को आसान तथा प्रभावशाली बनाती है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा जूट ने कहा है। किसने? जूट ने कहा है। ठीक है। मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहने वाले मैकफॉर्लैंड हैं। मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है, ऐसा मैकफॉर्लैंड ने कहा है। सर्वप्रथम शब्द सूचना विज्ञान स्थापित हुआ 1950 में। सर्वप्रथम शब्द जो सूचना विज्ञान है वह 1950 में स्थापित हुआ। सर्वप्रथम फोटो स्टेट का आविष्कार कब हुआ? सर्वप्रथम फोटो स्टेट का आविष्कार आपका 1900 में हुआ। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, यह आईसीटी का पूरा नाम है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग होता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह सभी शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान। संप्रेषण के कितने स्तर हैं? संप्रेषण के आपके 3 स्तर हैं। कितने? 3। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 86 है, विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तनों के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा क्वेलन एंड हन्ना ने कहा है। क्वेलन एंड हन्ना ने ऐसा कहा है। मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है बीएस ब्लूम आयाम में। मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है कहाँ? बीएस ब्लूम आयाम में प्रयोग किया जाता है। शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान को विकसित किया गया। शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान को जीन पियाजे द्वारा विकसित किया गया। सूझ प्रतिमान जो है वह प्लेटो के द्वारा विकसित किया गया। सूझ प्रतिमान प्लेटो के द्वारा विकसित किया गया। दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के क्या उदाहरण हैं? दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान में आपका प्रभाव प्रतिमान, सूझ प्रतिमान, नियम प्रतिमान, ये सभी प्रकार के प्रतिमान दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के उदाहरण हैं। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है यह एनसीएफ का पूरा नाम है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? एनसीटीई की स्थापना 1995 में हुई थी। मूल्यांकन आयाम कब प्रारंभ हुआ? 1960 से मूल्यांकन आयाम आपका प्रारंभ हुआ था। डेविस आयाम का दूसरा नाम क्या है? डेविस आयाम का दूसरा नाम प्रबंधन आयाम है। डेविस आयाम का दूसरा नाम प्रबंधन आयाम है। हर्बर्शियन अप्रोच प्रारंभ हुआ। हर्बर्शियन अप्रोच यह 1960 के पहले प्रारंभ हुआ था। मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम क्या है? ब्लूम आयाम। मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम ब्लूम आयाम है। क्वेश्चन 97 कहता है कि व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया, तो यह हिल्दा टाबा ने विकसित किया था। सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान जो है वह 1976 में विकसित हुआ। सरल पाठ्यक्रम 1976 में विकसित हुआ। एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहने वाले आपके कौन है इसमें? हैंडरसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हैंडरसन। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संप्रेषण प्रक्रिया के घटक हैं कौन कौन? संप्रेषण प्रक्रिया के प्रेषक एवं माध्यम, संदेश एवं प्रापक, प्रतिपुष्टि, ये सभी संप्रेषण प्रक्रिया के घटक हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कौन जनसंचार का सांस्कृतिक साधन है। तो इसमें जो रामलीला है यह जनसंचार का एक सांस्कृतिक साधन है। रामलीला जो कि मंचों पर होती है, ठीक है, यह जनसंचार का सांस्कृतिक साधन है। शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के जो स्तर हैं वो 3 हैं। शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण के कितने स्तर हैं? 3 स्तर माने गए हैं। शब्द सूचना विज्ञान सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? ये आपका यूएसए में प्रयोग हुआ था। शब्द सूचना विज्ञान जो है यह सबसे पहले यूएसए में प्रयोग हुआ था। सर्वप्रथम फोटोस्टेट का आविष्कार फ्रांस में हुआ। सर्वप्रथम फोटोस्टेट का आविष्कार फ्रांस में हुआ। संप्रेषण जो है वह आपकी कैसी प्रक्रिया है? संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? द्विमार्गी। और अगर आपसे पूछ ले कि जो शिक्षण है वह कितनी मार्गी प्रक्रिया है, तो शिक्षण अगर पूछ ले तो वो त्रिमार्गी प्रक्रिया हो जाएगी, जिसमें आपका शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आ जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के प्रकार जो हैं वो 6 हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। शिक्षा के उद्देश्य ज्ञानात्मक होते हैं, भावात्मक होते हैं, क्रियात्मक, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य क्या है? अनुभव यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य है। क्या? अनुभव यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य है। हमारे संविधान में आदर्शों की संख्या कितनी है? 4। हमारे संविधान में आदर्शों की संख्या 4 है। निम्नांकित में से कौन उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है? कौन नहीं है? देखिए, टीवी, कंप्यूटर, फैक्स, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं, लेकिन नाटक जो है यह आपका सांस्कृतिक माध्यम है, यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द जो है वह लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। प्रयोगवाद द्वारा प्रमुख बल दिया जाता है उपयोगिता पर। प्रयोगवाद द्वारा प्रमुख बल उपयोगिता पर दिया जाता है। दंडात्मक अनुशासन के आलोचक कौन हैं? तो इसमें पेस्टोलॉजी, रूसो, जॉन डेवी, ये सभी दंडात्मक अनुशासन के आलोचक हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण को कितने स्तरों में बांटा गया है? उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण को 3 स्तरों में बांटा गया है। कितने स्तरों में बांटा गया है? 3 स्तरों में बांटा गया है। प्रणाली उपागम है एक, क्या है? तो प्रणाली उपागम जो है वह शिक्षा में नई विधि है। प्रणाली उपागम शिक्षा में नई विधि है। मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, तो मूल्यांकन का प्रयोग सभी बालकों के लिए किया जाता है। मूल्यांकन का प्रयोग सभी बालकों के लिए किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? शिक्षा मनोविज्ञान आपकी स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में और या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो यहाँ पे ठीक है, स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में हेल्पफुल तो है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये है कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में आपकी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होती है। ऑप्शन डी जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है। शिक्षण प्रतिमान क्या है? अनुदेशन की एक रूपरेखा है। शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा है। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र कौन कौन से हो जाएंगे? मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षा के उद्देश्य, ये सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं। विकासात्मक प्रतिमान विकसित किया गया। विकासात्मक प्रतिमान जो है वह जीन पियाजे द्वारा विकसित किया गया। विकासात्मक प्रतिमान जीन पियाजे द्वारा विकसित किया गया। सूझ प्रतिमान जो है वह किसके द्वारा? सूझ प्रतिमान आपका प्लेटो के द्वारा विकसित किया गया। सूझ प्रतिमान प्लेटो द्वारा विकसित किया गया। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा विकसित किया गया। आगमन प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया? हिल्दा टाबा के द्वारा। आगमन प्रतिमान हिल्दा टाबा के द्वारा विकसित किया गया। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान जो है यह जॉन डेवी और किलपैट्रिक इन दोनों का है। किसका है? दोनों का है। जॉन डेवी और किलपैट्रिक दोनों का ही है। कौन? सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान की खोज किसने की? आधुनिक शिक्षण प्रतिमान की खोज B.R. जॉइस ने की थी। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान की खोज किसने की? B.R. जॉइस ने की। औपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या है? औपचारिक शिक्षा का अर्थ है विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। शिक्षा संस्थापक से क्या अभिप्राय है? शिक्षा संस्थापक से अभिप्राय है व्यवहार का परिवर्तन।
क्योंकि जब बालक शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। प्रबंधन की प्रकृति है, कला और विज्ञान ये दोनों ही प्रबंधन की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ओके, बात क्लियर होती है। दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार हैं? दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार अनुशासन के 4 प्रकार बताए गए हैं। अनुशासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? प्रबंधन का लक्ष्य नियंत्रण, विकास, निरीक्षण ये सभी प्रबंधन के लक्ष्य हैं। पाठ्यक्रम विकास जो है वह शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम विकास किस पर आधारित होता है? शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम संरचना का आधार क्या है? पाठ्यक्रम संरचना का आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र ये सभी पाठ्यक्रम संरचना के आधार हैं। शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, किसने सिद्ध किया है? ऐसा B.S. ब्लूम ने सिद्ध किया है। शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, ऐसा सिद्ध करने वाले B.S. ब्लूम है। पृष्ठपोषण के प्रकार क्या हैं? तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक ये सभी पृष्ठपोषण के प्रकार हैं। भाई फीडबैक मैंने बताया ना, ऋणात्मक और जो है सकारात्मक दोनों हो सकता है। संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत जो मूल तत्व हैं वो अदा, प्रदा, संसाधक ये सभी संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत मूल तत्व हैं। नीचे मुक्त प्रणाली में कुछ गुण उपस्थित हैं, जैसे अंतःक्रिया और पृष्ठपोषण, ये मुक्त प्रणाली के कुछ गुण हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है एक बंद प्रणाली है। कौन एक बंद प्रणाली है? देखिए एक बंद फंदे, एक जो बंद प्रणाली होती है, जो क्लोज सिस्टम होता है वो एक बंद फंदे के समान होता है। एक यांत्रिक है, वो आत्मनिर्भर भी है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। पाठ्यक्रम विषय के पद हैं कौन कौन? देखिए मूल्यांकन जो है वह आपका पाठ्यक्रम विषय का ही एक पद है। कोठारी कमीशन किस सन में आया? तो कोठारी कमीशन आपका 1964 में आया। कोठारी कमीशन कब आया? 1964 में। खेल द्वारा शिक्षा किसकी विधि है? खेल द्वारा शिक्षा आपकी फ्रोबेल की विधि है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी होता है। क्या होता है? पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी होता है। पाठ्यक्रम आधारित है, पाठ्यक्रम आपका परीक्षा प्रणाली पर आधारित है। पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली पर आधारित है। पाठ्यक्रम के शैक्षिक तत्व कौन कौन होंगे? देखिए अधिगम, शिक्षक, पाठ्यक्रम ये सभी आपके पाठ्यक्रम के शैक्षिक तत्व हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? हार्सफोर्ड हैं। थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन के लेखक हार्सफोर्ड हैं। क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम की प्रकृति है, जो पाठ्यक्रम की प्रकृति है वह छात्र केंद्रित भी होती है, शिक्षक केंद्रित भी होती है, अनुभव केंद्रित भी होती है। ये सभी पाठ्यक्रम की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम का क्षेत्र कैसा है? तो पाठ्यक्रम का क्षेत्र चारित्रिक विकास के आधार पर तय किया जाता है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर तय किया जाता है, मूल्यांकन की सरलता में भी आसान रहे ये भी पाठ्यक्रम के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सभी पाठ्यक्रम के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम संरचना का आधार क्या है? पाठ्यक्रम संरचना, जो पाठ्यक्रम की जो संरचना की जाती है उसमें मनोविज्ञान को भी आधार माना जाता है, दार्शनिक आधार भी होता है, समाज को भी आधार माना जाता है। ये सभी पाठ्यक्रम संरचना के आधार हैं। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। ऐसा किसने कहा है? यह स्टेटमेंट मुनरो का है। किसने कहा है? मुनरो ने कहा है। लैटिन भाषा में क्यूरेरे या कुर्रेर शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान। ऑप्शन ए यहाँ भी आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो ये आपके जैसे जो राज्यपाल हैं ये उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। ठीक है। यूनेस्को में जो ई अक्षर है वह निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? यूनेस्को का मतलब, यूनेस्को में जो ई है इसका मतलब यहाँ पे एजुकेशनल से है। क्या है? एजुकेशनल से है। केंद्रीय प्रवृत्ति का विश्वसनीय माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का विश्वसनीय माप आपका बहुलांक जो है यह केंद्रीय प्रवृत्ति का विश्वसनीय माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का अति विश्वसनीय माप मध्यमान हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का अति विश्वसनीय माप आपका क्या हो जाएगा? मध्यमान हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार 3 हैं। निम्न संख्याओं जैसे 2, 5, 4, 3, 6, 8, 9 का मध्यांक होगा। अगर आप इसका मध्यांक निकालेंगे तो 4 आएगा। सांख्यिकी का उपयोग है, तो सांख्यिकी जैसे निर्देशन की प्रक्रिया में, शोध की प्रक्रिया में, समूहों की तुलना में, इन सभी में सांख्यिकी का उपयोग किया
जाता है। निम्न आंकड़े जैसे 15, 17, 18, 22, 23 का मध्यमान अगर आप निकालेंगे तो 19 निकल करके आएगा। सांख्यिकी अनुमान व संभावनाओं का विज्ञान है। यह किसका विचार है? यह आपका वोडिंगटन का विचार है। किसका? वोडिंगटन का विचार है। सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जाता है। ऐसा किसने कहा है? बाउले का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? बाउले का स्टेटमेंट है। RCEM सिस्टम का तात्पर्य क्या है? RCEM सिस्टम का तात्पर्य है इसमें से देखिए RCEM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, RCEM है ना, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, यही तो है RCEM सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। मापन है, मापन जो है वह मूल्यांकन का एक भाग है। मापन क्या है? मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन का जो क्षेत्र है वह क्या होता है? मापन का क्षेत्र विस्तृत होता है। उपचारात्मक शिक्षण किसके अंतर्गत आता है? निदानात्मक शिक्षण के बाद आपका उपचारात्मक शिक्षण आता है। उपचारात्मक शिक्षण आता है निदानात्मक शिक्षण के बाद। किसके बाद? निदानात्मक शिक्षण के बाद। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ऐसा किसका विचार है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह रॉस का स्टेटमेंट है। किसका है? रॉस का स्टेटमेंट है। मूल्यांकन के उपकरण में कौन कौन आते हैं? देखिए अवलोकन प्रविधि, जांच सूची, साक्षात्कार, ये सभी मूल्यांकन के उपकरण हैं। उत्तम परीक्षण की कसौटियां हैं जैसे वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, ये सभी उत्तम परीक्षण की कसौटियां हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है। ऐसा कॉर्न बैक कहते हैं। कौन? ऐसा कॉर्न बैक कहते हैं। मूल्यांकन जो है वह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। आगे बढ़ते हैं। सामूहिक शिक्षा का केंद्र है विद्यालय, जो है यह सामूहिक शिक्षा का केंद्र है। विद्यालय सामूहिक शिक्षा का केंद्र है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मूल्यांकन जो है वह एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षण और अधिगम के बीच संबंध आधारित है, व्यवहार परिवर्तनों पर आधारित है, अधिगम परिस्थितियों पर आधारित है और शिक्षण उद्देश्यों पर भी आधारित है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका जो ए है वह राइट रहेगा। शिक्षण और अधिगम के बीच जो है इन सभी के व्यवहार परिवर्तनों पर भी इनमें संबंध स्थापित होता है। अधिगम परिस्थितियों के बीच भी संबंध जो है आधारित है। शिक्षण उद्देश्यों पर भी जो है शिक्षण और अधिगम के बीच शिक्षण उद्देश्यों पर भी इनका संबंध आधारित है। क्वेश्चन 172 नंबर कहता है मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का एक समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। यह कथन गैरेट का है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। ऐसा पेस्टोलॉजी कहते हैं। ऐसा पेस्टोलॉजी कहते हैं। किसने कहा? विशाल बहुमत के अंतिम विश्लेषण के अनुसार अध्यापक क्या और कैसे पढ़ाएं की शक्तिशाली निर्धारक पुस्तक है। ऐसा HR डगलस का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? HR डगलस का। हर्बर्ट आयाम के कितने पद हैं? हर्बर्ट आयाम के 5 पद हैं। हर्बर्ट आयाम के 5 पद हैं। क्वेश्चन कहता है मुख्य सार्वभौमिक मूल्य कौन सा है? सत्य एवं सदाचार, शांति एवं प्रेम, अहिंसा, ये सभी मुख्य सार्वभौमिक मूल्य हैं। SITE का पूरा नाम क्या है? SITE का पूरा नाम सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट है। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। दूरदर्शन एक प्रकार की क्या है? निरौपचारिक शिक्षा है। दूरदर्शन एक प्रकार की निरौपचारिक शिक्षा है। श्यामपट्ट शिक्षक की सहायता करता है। श्यामपट्ट जो है वह एक गूंगे मित्र जैसा बन करके शिक्षक की सहायता करता है। अति प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। टेलीविज़न जो है वह अति प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। शब्द एडुकेटम संबंधित है लैटिन भाषा से। शब्द जो एडुकेटम है वह लैटिन भाषा से संबंधित है। मुख्य शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं कौन कौन? मुख्य शिक्षण सामग्री जैसे दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ये सभी मुख्य शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक को अध्ययन सामग्री को आसान तथा प्रभावशाली बनाता है। किसने कहा? ऐसा फ्रोबेल कहते हैं। कौन? ऐसा फ्रोबेल कहते हैं। प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। किस पर आधारित है?
प्रभावशाली सूक्ष्म जो शिक्षण है वह आपका शिक्षण सामग्री पर आधारित होता है, आकर्षक कक्षा पर आधारित होता है, आकर्षक श्यामपट्ट पर, या फिर इन सभी पर। तो जो प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण होता है वो इन सभी पर आधारित होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। एंड जो सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग होता है किसके लिए? सूक्ष्म शिक्षण जो है वह कम समय के लिए प्रयोग होता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है कौशल विकास हेतु, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का प्रयोग होता है। सूक्ष्म शिक्षण एक है क्या है? पृष्ठपोषण की प्रविधि है। आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उदाहरण क्या होगा? आभासी कक्षा आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उदाहरण है। NCERT का पूरा नाम क्या है? NCERT का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। किसका नाम है ये? NCERT का नाम है। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में क्या होता है? मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में आत्मविश्वास की अधिकता होती है, उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका अच्छा होता है। नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शिक्षा की संरचना क्या है? नई शिक्षा नीति अगर पूछ ले 2020 के अनुसार जो है बात करेंगे यहाँ पे, तो 5+3+3+4 होगा, ठीक है, 5-3-3-3-4 होगा। यहाँ पे 2020 नहीं लिखा है इसलिए ऑप्शन में भी नहीं है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो नेट का जो आयोजन है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय? ये एक केंद्र शासित विद्यालय है। कैसा? केंद्र शासित विद्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? राष्ट्रीय एकता में बाधित नहीं है। बाकी चाहे सांप्रदायिकता हो, जातीयता का भेदभाव हो, भाषा का भेदभाव, ये सभी राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का अवरोध क्या है? तो शैक्षिक प्रशासन में जो संप्रेषण का अवरोध है तो आर्थिक बाधा में अवरोध है। प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव है। शिक्षकों में रुचि का भी अभाव है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। आइए आगे बढ़ते हैं। ICTE है, जो ICT है इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। CCTV का पूरा नाम क्या होता है? CCTV का पूरा नाम क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है। क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है। WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। यह WWW का पूरा नाम है। पाठचर्या शब्द का अर्थ क्या है? पाठचर्या शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? विद्यार्थी का लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है, दौड़ का एक मैदान है। ये दोनों ही शब्द हमारे पाठचर्या को इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 कहता है पाठचर्या के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसमें शैक्षिक क्रियाएं, पाठ्यसागामी क्रियाएं, रुचिकार, ये सभी आपके पाठचर्या के प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रच्छन्न या फिर हिडन पाठचर्या की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो प्रच्छन्न या फिर हिडन जो पाठचर्या है इसकी अवधारणा सबसे पहले फिलिप जैक्सन ने प्रस्तुत की थी। पाठचर्या का एक भाग है। कौन है जो पाठचर्या का एक भाग है? तो डिफरेंट जो पाठ्यक्रम है यह पाठचर्या का ही एक भाग है। पाठचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? पाठचर्या की जो प्रभावशीलता है वह मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित की जाती है। एक पाठचर्या स्कूल का ब्लूप्रिंट या PIP है। एक पाठचर्या स्कूल का ब्लूप्रिंट या PIP है जिसमें निम्नलिखित के अनुभव शामिल हैं। किसके? इसमें जो है शिक्षार्थी के अनुभव शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 पाठचर्या विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पाठचर्या विकास को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक भी होते हैं, आर्थिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है और वैज्ञानिक कारकों का भी पाठचर्या विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी कारक, ये जो सभी कारक हैं पाठचर्या विकास को प्रभावित करते हैं। पाठचर्या किस महत्वपूर्ण कारक को प्राप्त करने में सहायता करती है? पाठचर्या उद्देश्य जो एक महत्वपूर्ण कारक है उसको प्राप्त करने में सहायता करती है। आपका जो भी उद्देश्य होता है वह पाठचर्या के माध्यम से आप हासिल करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। कोर प्रधान पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है? देखिए, ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं और कई विषय ऐसे होते हैं जिन्हें विद्यार्थी अपनी रुचियों के अनुसार चुनता है, वे कोर प्रधान पाठ्यक्रम उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोर प्रधान पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोर प्रधान पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है समस्त युवकों के व्यक्तिगत
व सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना, बालकों को वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का अनुभव देना, बालकों को वह अनुभव प्रदान करना जो उन्हें समाज का अच्छा नागरिक बनने में सहायता दें। ये सभी जो है कोर प्रधान पाठ्यक्रम के उद्देश्य होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। प्रच्छन्न पाठचर्या एक अवधारणा है जिसका प्रयोग उन अबूझी व मौखिक चीज़ों का वर्णन करने में किया जाता है जिन्हें विद्यालय में छात्रों को सिखाया जाता है। ऐसा किसने कहा? ब्लैकवेल डिक्शनरी के अनुसार ऐसा कहा गया है। किसके अनुसार? ब्लैकवेल डिक्शनरी के अनुसार ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन कहता है प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सर्वप्रथम किस सन में की गई? प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सर्वप्रथम 1968 में की गई। किस सन में की गई थी? 1968 में। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? फिलिप जैक्सन ने। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? फिलिप जैक्सन ने। कोर पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं? यह पाठ्यक्रम सभी छात्रों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। इसमें समय विभाग चक्र लचीला होता है तथा कालांश बड़े होते हैं। यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होता है। ये सभी कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। कोर पाठ्यक्रम की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसकी सीमाएं हैं। इस पाठ्यक्रम के छात्रों के सभी महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं होता है। इस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है। हमारे आज के शिक्षक कोर पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं होते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है वो कोर पाठ्यक्रम की सीमाएं हैं। ऑप्शन इसमें जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संदर्भ में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु कोर पाठचर्या के अंतर्गत किन तत्वों को महत्व दिया जाता है? तो इसमें आपका बाहरी सृष्टि, सामाजिक वातावरण, कलाएं एवं हस्तकलाएं, इन सभी को महत्व दिया जाता है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम समस्या सुलझाने पर बल देता है, इसलिए इसमें विषय एक दूसरे से पृथक करके नहीं पढ़ाए जाते। कई विषय एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जिसमें बी है, ए और बी दोनों ऑप्शन राइट हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम चले जाते हैं। प्रच्छन्न पाठचर्या की विशेषताएं क्या हैं? प्रच्छन्न पाठचर्या की विशेषता है प्रच्छन्न पाठचर्या प्रायः छात्रों, शिक्षकों व वृहद समाज द्वारा अनजानी और अपरिचित होती है। प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यालय संस्कृति से प्रभावित होती है। प्रच्छन्न पाठचर्या के विद्यालय व्यवस्था के समाजीकरण के रूप में समझा जा सकता है। तो ये सभी जो है वो प्रच्छन्न पाठचर्या की विशेषताएं हैं। पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो इसमें आपका उद्देश्य, अंतर्वस्तु, अधिगम, मूल्यांकन प्रक्रिया, ये सभी जो है वो पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। किसने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया? फिलिप एवं टेलर ने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया था। करिकुलम प्रोसेस पुस्तक किसने लिखी? करिकुलम प्रोसेस जो पुस्तक है वो आपके व्हीलर ने लिखी है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या किसने व कब बनाया था? तो जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या 1990 में एनसीईआरटी के द्वारा तैयार की गई। 1990 में एनसीईआरटी के द्वारा तैयार की गई। पाठचर्या संरचना के प्रमुख कितने सोपान हैं? पाठचर्या संरचना के प्रमुख 5 सोपान हैं। पाठ्यक्रम के तीनों क्षेत्रों को मिलाकर सामसिक मॉडल प्रस्तावित किसने किया था? तो ये R.H. दबे ने किया था। किसने किया था? R.H. दबे ने पाठ्यक्रम के तीनों क्षेत्रों को मिलाकर सामसिक मॉडल प्रस्तावित किया था। R.H. दबे। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य किन दृष्टियों से सार्थक होना चाहिए? तो यह आपका मानवीय अधिकारों से तादात्म्य स्थापित करे, लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूलित होना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से भी सार्थक होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। पाठचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के घटकों को मुख्य माना जाता है। यह घटक कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका उद्देश्य, विषय वस्तु, विधियाँ, छात्रों की जांच, ये सभी जो है वो घटक हैं जो पाठचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के घटकों को मुख्य माना जाता है, ठीक है। यही वो घटक है जिनको मुख्य माना जाता है। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? मूल्यांकन आपका छात्र मूल्यांकन भी होता है और पाठचर्या मूल्यांकन भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाता है। विद्यार्थियों से सहभागिता किन 3 स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है? तो एक तो विद्यार्थियों से सहभागिता व्यक्तिगत हो सकती है,
संपूर्ण वर्ग के सभी स्तरों पर भी सहभागिता प्राप्त की जा सकती है, छोटे समूहों के विशिष्ट क्षेत्रों में भी सहभागिता प्राप्त की जा सकती है। तो ये सभी वो स्तर हैं जिन पर जो है विद्यार्थियों से सहभागिता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ये जो परिभाषा है ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये परिभाषा आपकी कनिंघम की है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यह यानी कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वह अपनी सामग्री यानी कि छात्र को अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह यानी कि विद्यालय में निर्माण करता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? कनिंघम की, आप सभी को याद हो गई होगी। शिक्षण चरों को 3 कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? शिक्षण चरों को निदान, उपचार और मूल्यांकन, ये 3 जो है क्रियाएं करनी होती हैं। शिक्षण एक डैश प्रक्रिया है, तो जो शिक्षण है वह एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। मूल्यांकन कार्य हेतु शिक्षक के 2 कार्य कौन से हैं? मूल्यांकन कार्य हेतु शिक्षक के 2 कार्य, नंबर 1 तो मानदंड परीक्षा की रचना करना, दूसरा व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये दोनों ही मूल्यांकन कार्य हेतु शिक्षक के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण की संरचना में भाषा का विशेष स्थान है, क्या इस प्रक्रिया का कोई दूसरा प्रमुख अवयव है? तो इस प्रक्रिया का जो दूसरा प्रमुख अवयव है वह आपका भाषा विज्ञान है। क्या है? भाषा विज्ञान है। क्वेश्चन 233 कहता है 233 कहता है कौन शिक्षण प्रक्रिया की संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना शिक्षण अपूर्ण व अप्रभावशाली रह जाता है? तो वह आपका तर्क है। जिसके द्वारा विद्यार्थी, समाज व राष्ट्र का विकास संभव है वह क्या है? जिसके द्वारा विद्यार्थी, समाज व राष्ट्र का विकास संभव है वह आपकी पाठचर्या है। पाठचर्या के माध्यम से ही विद्यार्थी, समाज व राष्ट्र का विकास संभव है। एक कुशल शिक्षक को ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे विषय वस्तु के द्वारा अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके? तो यह शिक्षण कौशल के व्यवहार रूप प्रदान करना, शिक्षण युक्तियों, प्रविधियों तथा पृष्ठपोषण प्रविधियों की समुचित व्यवस्था करना। यहाँ पे दोनों ही राइट हो जाते हैं। कौन से कार्य करने चाहिए? यही दोनों काम करने चाहिए कि शिक्षण कौशल के व्यवहार रूप प्रदान करें और शिक्षण युक्तियाँ, प्रविधियाँ, फीडबैक जो प्रविधियाँ हैं उनकी समुचित व्यवस्था करना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? जो शिक्षण की प्रकृति है वह आपकी सामाजिक भी होती है, मनोवैज्ञानिक भी होती है। ठीक है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही होती है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं, कौन कौन से? शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर आपके जैसे शिक्षण, छात्र, पाठ्यवस्तु, ये सभी होते हैं। ठीक है, 238 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षार्थी आश्रित चर की अनुक्रियाओं के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका भाषा की बोधगम्यता, कौशल और निष्पत्ति, ये सभी आपके जो है प्रमुख तत्व हैं। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने कौन से 2 पाठ्यक्रम बताए हैं? नियोजित पाठ्यक्रम और क्रियान्वित पाठ्यक्रम। ये 2 पाठ्यक्रम है जिसको सेलर एवं अलेक्जेंडर ने बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो सी राइट हो जाएगा, क्योंकि सेलर और अलेक्जेंडर ने कौन से 2 पाठ्यक्रम बताए हैं? तो यही 2 पाठ्यक्रम है, नियोजित पाठ्यक्रम और क्रियान्वित पाठ्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका जो है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है द टीचर इन करिकुलम मेकिंग पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लीज फ्रेजर एवं जॉनसन ने लिखी है। लीज फ्रेजर एवं जॉनसन ने लिखी है। मेरे एवं मेरे सहकर्मियों के समक्ष नवयुवकों की शिक्षा के संबंध में कोई पूर्व निर्धारित सिद्धांत नहीं थे। सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। विद्यालय मात्र कुछ विचारों को लेकर प्रारंभ किया गया था। उपयुक्त कथन किसने कहा था? यह कथन जॉन डीवी का है। किसका स्टेटमेंट है? जॉन डीवी का स्टेटमेंट है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम का अर्थ है शिक्षण का उन्नयन होना, विद्यार्थी की उन्नति हो और कक्षा कार्य की उन्नति हो। ये सभी पाठ्यक्रम के अर्थ हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। क्रियान्वित पाठ्यक्रम को और क्या कह सकते हैं? क्रियान्वित पाठ्यक्रम को वास्तविक पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं। क्रियान्वित पाठ्यक्रम को वास्तविक पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं। शिक्षकों की समुचित भागीदारी के प्रति उदासीनता के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इसमें शिक्षकों की समुचित भागीदारी के प्रति उदासीनता का प्रमुख कारण शिक्षकों में विषयों के आवश्यक ज्ञान का अभाव होना, अच्छे शिक्षकों की उपेक्षा होना, आर्थिक तंगी, ये सभी जो हैं शिक्षकों की समुचित भागीदारी के प्रति उदासीनता के प्रमुख कारण होते हैं। श्री जोसलीन ओवन ने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजन में
किस बिंदु को महत्वपूर्णता से उठाया था? तो उन्होंने पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हो, इस बिंदु को बड़े ही महत्वपूर्णता से उन्होंने उठाया था। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने शिक्षकों से कौन से गुणों की अपेक्षा की है? तो उन्होंने शिक्षकों से शैक्षिक विषयों में नवीन प्रवृत्तियों के प्रति सजगता होनी चाहिए, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक एकता होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य प्रकृति होनी चाहिए, स्वस्थ प्रकृति होनी चाहिए। ये सभी प्रकार के गुणों की अपेक्षा की है सेलर एवं अलेक्जेंडर ने शिक्षकों से। मनोविज्ञान पाठचर्या निर्माण में सबसे अधिक किस पर बल देता है? तो जो मनोविज्ञान है वो पाठचर्या निर्माण में सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान और योग्यता पर देता है। पाठचर्या निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए? पाठचर्या निर्माण जो है वह दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, हर तरीके के ये वो सभी सिद्धांत हैं जिनके आधार पर पाठचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। मनुष्य अपने बच्चों को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ की बातें सिखाना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जाएं जो जीवन के लिए उपयोगी हों। वाक्य किसने कहा? नन ने कहा। किसने कहा? नन ने ये वाक्य कहा है। पाठचर्या शिक्षा जीवन की 3 अवस्थाओं के अनुरूप होनी चाहिए। कौन कौन सी? यथार्थता, सामान्यीकरण और कौतूहल। ये 3 वो अवस्थाएं हैं जिनके अनुरूप होनी चाहिए। किस दृष्टि से विषयों के क्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए? किस दृष्टि से? तो यह आपका उपयोगिता की दृष्टि से विषयों के क्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। किसके अनुसार पाठचर्या का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से नहीं है, बल्कि इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित होती है। किसके अनुसार? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। किसके अनुसार? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। पाठचर्या बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं व मनोवृत्तियाँ किस सिद्धांत के अंतर्गत शामिल की जाती हैं? ये सभी बाल केंद्रितता के सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। जेम्स एम ली के अनुसार पाठचर्या के नियोजन में कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। जेम्स एम ली के अनुसार पाठचर्या के नियोजन में 6 तत्व होते हैं। 255 नंबर कहता है पाठचर्या का सूत्रपात किसने किया? जॉन डीवी ने पाठचर्या का सूत्रपात किया। बाल केंद्रित पाठचर्या की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो बाल केंद्रित पाठचर्या की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें क्रियात्मकता होनी चाहिए, प्रयोगवादी हो और सामीप्रायुक्तता उसके अंदर होनी चाहिए। ये बाल केंद्रित पाठचर्या की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छात्र केंद्रित पाठचर्या वह है जो पूर्णता और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित है। यह कथन जेम्स एम ली का है। किसका कथन है? जेम्स एम ली का है। जॉन डीवी ने किस प्रसिद्ध विद्यालय की स्थापना की थी? तो जॉन डीवी ने लैबोरेटरी विद्यालय की स्थापना की थी। प्रयोगात्मक विद्यालय में किन 4 प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए गए? किन 4 प्रवृत्तियों को? उसमें आपकी 4 प्रवृत्तियां, नंबर 1 तो सामाजिक, रचनात्मक, कलात्मक, गवेषणात्मक और प्रयोगात्मक। ये वो जो हैं कि गवेषणात्मक या फिर इसको प्रयोगात्मक भी कहते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 ये 4 वो प्रवृत्तियां हैं। इन 4 प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए गए हैं प्रयोगात्मक विद्यालय में। क्वेश्चन कहता है 260 किसी समुदाय की 2 तरह की प्रकृति कौन सी है? तो किसी समुदाय की एक तो प्रकृति समुदाय की गतिशीलता होती है, दूसरी समुदाय की मुक्त अवस्था होती है। ये 2 तरह की प्रकृति होती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम इस प्रकार होंगे। किस प्रकार? नंबर 1 तो भाषा, सामान्य आधार पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। ये जो हैं आपके व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को सबके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं? किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। कौन सा पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के छात्र समुदायों को शिक्षा के लिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा? तो वह ऐच्छिक पाठ्यक्रम होगा। कौन सा पाठ्यक्रम होगा? ऐच्छिक पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम विकास में यदि किसी सुव्यवस्थित उपागम का पालन करते हैं तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह पाठचर्या उपागम के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार के ज्ञान को विषय का अनुशासन कहते हैं? संगठित ज्ञान को विषय का अनुशासन कहते हैं। विषय आधारित उपागम के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो विषय आधारित उपागम के 2 प्रकार, एक तो आपका
विषय वस्तु केंद्रित हो गया, दूसरा संरचना केंद्रित हो गया। ये दो प्रकार के विषय आधारित उपागम के ये दो प्रकार हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। विषय वस्तु केंद्रित पाठचर्या को और क्या कहते हैं? विषय वस्तु केंद्रित पाठचर्या को जो है, इसमें तो कोई भी नाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। किस प्रकार के उपागम में शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है? किस प्रकार के उपागम में? तो यह व्यवहारवादी उपागम में। ठीक है। किस प्रकार के उपागम में? व्यवहारवादी उपागम में शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है। HLL का पूरा नाम क्या है? HLL का पूरा नाम हिस्ट्री लेवल लर्निंग है। क्या है? हिस्ट्री लेवल लर्निंग है। प्रणाली उपागम के 4 तत्व कौन कौन से हैं? प्रणाली उपागम के एक तो आपका आगत तथा पर्दा हो गया, ठीक है, 2 प्रक्रिया, 3 और पर्यावरण संदर्भ 4, ये वो 4 तत्व हैं। किस उपागम की शैक्षणिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से ढूंढा जाता है? किस उपागम की? व्यवस्था विश्लेषण उपागम की शैक्षणिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से ढूंढा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सी था वो राइट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के पाठचर्या के उद्देश्य किन 3 क्षेत्रों के अंतर्गत निर्धारित किए जाने चाहिए? तो वो आपका संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, भावनात्मक और क्रियात्मक, ये जो है 3 क्षेत्रों के अंतर्गत निर्धारित किए जाने चाहिए। यही वो 3 क्षेत्र हैं। 273 नंबर क्वेश्चन। एकीकृत पाठचर्या वो पाठचर्या है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। कथन किसने कहा है? तो यह कथन आपके हेंडरसन ने कहा है। किसने कहा है? हेंडरसन ने कहा है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक ब्रूनर हैं। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक ब्रूनर हैं। ब्रूनर की दृष्टि से जीव विज्ञान की संरचना किस बुनियादी संबंध पर आधारित है? तो यह जो है आपकी किस बुनियादी संबंध पर आधारित है? यह बाह्य अभिप्रेरणा एवं गमनशील क्रिया बुनियादी संबंध पर आधारित है। बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। यह किस उपागम क्षेत्र में आता है? यह आपका संरचनावादी उपागम क्षेत्र में आता है। यह आपका संरचनावादी उपागम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पाठचर्या विकास का अर्थ क्या है? पाठचर्या विकास का अर्थ है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यही हमारी पाठचर्या विकास का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 278 कहता है पाठचर्या विकसित करते समय ध्यान देना आवश्यक होता है। किस पर ध्यान देना? पाठचर्या विकसित करते समय पाठचर्या का विकास किस कक्षा के लिए किया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। जिस स्तर के बालकों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उनका पूर्ण ज्ञान स्तर क्या है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। समाज, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रखकर काम किया जाना चाहिए, इसको भी ध्यान देना आवश्यक होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया चक्रीय तथा निरंतर चलने वाली मानी जाती है। इसके प्रमुख तत्व कितने हैं? इसके प्रमुख तत्व आपके 4 हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के तत्व हैं, देखिए, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधि तथा पाठ्यवस्तु, परीक्षण, पृष्ठपोषण, ये सभी पाठ्यक्रम निर्माण के तत्व होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। पाठचर्या निर्माण में लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं का विश्लेषण किन दृष्टिकोणों से किया जाता है? तो यह आपका जो है राष्ट्र की दृष्टि से, समुदाय की दृष्टि से, अधिगमकर्ता की दृष्टि से, इन सभी दृष्टिकोणों से किया जाता है। क्वेश्चन कहता है पाठचर्या विकास के विविध तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, आवश्यकताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, आगत तत्वों का विश्लेषण, ये सभी पाठचर्या विकास के विविध तत्व हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। NCERT ने किस वर्ष 10 वर्षीय विद्यालय के लिए पाठचर्या एक रूपरेखा प्रकाशित करके 10+2 प्रणाली को अपनाने के प्रयासों को ठोस रूप दिया? ये आपका 1974 में, किस वर्ष में? 1975 में, 1975 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा लर्निंग द ट्रेजर विद इन 1986 नामक दस्तावेज में शिक्षा के विश्व परिदृश्य की विवेचना की गई और अनेक उपयोगी और सार्थक सुझाव दिए गए। तो किसके द्वारा दिए गए? यह आपके कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा? कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा दिए गए। क्वेश्चन 285 कहता है सन 1949 में गल्फ टॉयलर द्वारा पाठचर्या संबंधी कितने प्रश्नों पर बात की गई? तो इसमें पाठचर्या संबंधी 4 प्रश्नों पर बात की गई। बीन एवं अन्य 1986 द्वारा पाठचर्या के कितने स्तर बताए गए हैं? पाठचर्या के 7 स्तर बताए गए हैं। कितने? 7 स्तर बताए गए हैं। पाठचर्या नियोजन संबंधी
किस स्तर पर एवं शिक्षार्थी एक साथ काम करते हैं? तो किस स्तर पर? सहयोगी स्तर पर, पाठचर्या नियोजन स्तर पर जो शिक्षार्थी हैं वो एक साथ काम करते हैं। सहयोगी पाठचर्या नियोजन स्तर पर शिक्षार्थी एक साथ काम करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है निम्न में से किस पाठचर्या नियोजन स्तर विषय विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं? निम्न में से किस पाठचर्या नियोजन स्तर पर विषय विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं? किस पर होते हैं? तो ये राष्ट्रीय स्तर पर शामिल होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन डी इज द राइट वन। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठचर्या संयोजन में सम्मिलित किया जाने वाला जो कारक है वह आपका विषय की प्रकृति और स्वरूप दोनों ही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठचर्या संयोजन में सम्मिलित किया जाने वाले कारक आपका विषय की प्रकृति और स्वरूप दोनों ही है। पाठचर्या नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो इसमें आपका विकासात्मक विचार, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, ये सभी पाठचर्या नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पाठचर्या के वास्तविक कार्यान्वयन संबंधी कार्यस्थल जो है वो आपका विद्यालय है। कौन सा है? विद्यालय। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। पाठचर्या नियोजन संबंधी कमियां परिलक्षित होती हैं या दिखाई देती हैं पाठचर्या के क्रियान्वयन में। पाठचर्या नियोजन संबंधी कमियां पाठचर्या को जब व्यवहार में लाया जाता है तब दिखाई देती हैं। पाठचर्या का कार्यान्वयन आवश्यक है अधिगम परिस्थितियों में। पाठचर्या का कार्यान्वयन कहाँ आवश्यक है? अधिगम की परिस्थितियों में। किसके अनुसार? अधिगम अनुभवों एवं अंतर्वस्तु को नियोजन व संगठित करना ही पाठचर्या पाठचर्या की केंद्रीयभूत समस्या है। किसके अनुसार? हाइटलर के अनुसार। हाइटलर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 295 कहता है पाठचर्या के नियोजन के आधार पर पाठचर्या के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें पाठचर्या के प्रकार कौन कौन से रहेंगे? देखिए, छात्र आधारित पाठचर्या होती है, विषय केंद्रित पाठचर्या होती है, क्रिया आधारित पाठचर्या होती है। ये सभी क्या हैं? पाठचर्या के नियोजन के आधार पर पाठचर्या के ये सभी प्रकार हैं। पाठचर्या में पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाता है, किसे कहते हैं? तो इसमें जो है पुस्तक केंद्रित पाठचर्या में जो है पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाता है। पुस्तक केंद्रित पाठचर्या में पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाता है। पाठचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? पाठचर्या की प्रभावशीलता मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती है। पाठचर्या की योजना और क्रियान्वयन में विद्यालय अपना चयन निम्न में से करता है। तो विद्यालय अपना चयन संस्कृति के आधार पर करता है। विद्यालय अपना चयन निम्न से करता है। कहाँ से? संस्कृत से करता है। पाठचर्या विकास के बाद विषय वस्तु में सुधार के लिए उपयुक्त मूल्यांकन कौन सा होगा? योगात्मक मूल्यांकन। क्या होगा? योगात्मक मूल्यांकन। पाठचर्या क्रियान्वयन क्या है? पाठचर्या क्रियान्वयन एक पाठ्यक्रम के व्यवहार में लाता है। पाठचर्या क्रियान्वयन क्या है? कि वो पाठचर्या क्रियान्वयन का मतलब है कि जब पाठचर्या को व्यवहार में लाया जाता है, उस पर काम किया जाता है, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है, तो तब ये कहा जाता है कि पाठचर्या का क्रियान्वयन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 301 है पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित किन 3 पक्षों पर ध्यान देना चाहिए? तो इसमें आपके जो 3 पक्ष हैं वह समाज, व्यक्ति और सांस्कृतिक विरासत हैं, जिन पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन कहता है 302 नंबर, फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम पुस्तक द्वारा दर्शन शास्त्र को जीवन की आधारभूत समस्याओं के समाधान हेतु अध्ययन योग्य विषय के रूप में परिभाषित किया है। तो वो हैं H.T. जॉनसन, जिन्होंने परिभाषित किया है। प्रकृति में मुख्यतः किन 3 रूपों को देखा जाता है? तो प्रकृति में मुख्यतः पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद, जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद, इन जो है 3 रूपों को देखा जाता है। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक रूसो हैं। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक कौन है? रूसो। प्रेग्मा का अर्थ क्या है? प्रेग्मा का अर्थ है किया हुआ कार्य। प्रेग्मा का अर्थ है किया हुआ कार्य। प्रयोगवादी पाठचर्या का पहला सिद्धांत क्या है? प्रयोगवादी पाठचर्या का पहला सिद्धांत उपयोगिता है। क्या है? पहला सिद्धांत उपयोगिता है। क्वेश्चन कहता है प्रयोजनवादी पाठचर्या निर्माण का तीसरा सिद्धांत जो रटने का विरोध करता है वह अनुभव का सिद्धांत है, जो रटने का विरोध करता है। प्राचीन यथार्थवाद के अनुसार दृष्टि के 2 रूप कौन से हैं? दृष्टि के 2 रूप आपके प्राकृतिक व्यवस्था की सृष्टि और देवी व्यवस्था की सृष्टि, यह दोनों ही हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों आपके राइट हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता है किसके अनुसार पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे अपेक्षित आदतों का समुचित विकास हो सके, ऐसा जॉन डीवी के अनुसार कहा गया है। कौन सा वाद संपूर्ण शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया को व्यक्ति केंद्रित बनाने का प्रबल समर्थक है? कौन सा वाद? वह आपका अस्तित्ववाद है। कौन सा वाद है? अस्तित्ववाद है।
शिक्षा के किस स्तर पर पाठ्यचर्या के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व विवेकपूर्ण उपयोग, जल, ऊर्जा संरक्षण, प्राकृतिक संतुलन आदि शामिल होने चाहिए, वह आपका उच्च स्तर है। कौन सा स्तर है? उच्च स्तर है। समावेशी शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था का निर्माण कब समावेशी शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था का निर्माण कब प्रसारित हुआ? यह 2001 में प्रसारित हुआ। किसके कथनानुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे? अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। संवैधानिक मूल्य का अनुसरण करते हुए संविधान की किस धारा के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया? तो ये जो है शिक्षा किस धारा के अंतर्गत? धारा 21A के अंतर्गत। किसने सर्वप्रथम शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना दी? किसने दी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दी। संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया? तो यह आपका 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। किस धारा के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? धारा 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा प्रबंध करने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत आता है? यह धारा 30(1) के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? धारा 30(1) के अंतर्गत आता है। धर्मनिरपेक्षता की नीति की प्रमुख विशेषताओं को डामले ने किस प्रकार व्यक्त किया? तो इन्होंने वैज्ञानिक प्रवृत्ति, विधि का शासन, नैतिकता की प्राप्ति, इन सभी रूपों में जो है उसको प्रकाशित किया, व्यक्त किया। ठीक है। क्वेश्चन 320 कहता है संविधान में किन अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। मानव स्वभाव के 4 विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? देखिए, आर्थिक, मूल प्रवृत्त्यात्मक एवं संवेगात्मक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक, ये 4 विभिन्न पक्ष हैं जिनमें मानव स्वभाव के 4 विभिन्न पक्ष यही हैं। ठीक है। क्रिया आधारित पाठ्यचर्या का सूत्रपात किस शिक्षा शास्त्री ने किया था? तो ये पेस्टोलॉजी और रूसो ने किया था। पेस्टोलॉजी और रूसो ने किया था। क्रिया आधारित पाठ्यचर्या के वास्तविक प्रणेता कौन थे? क्रिया आधारित पाठ्यचर्या के वास्तविक प्रणेता जॉन डेवी थे। बालक की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। इसमें सामाजिक एवं रचनात्मक, गवेषणात्मक एवं प्रयोगात्मक, अभिव्यक्तिजन्य अथवा कलात्मक, ये जो है बालक की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। क्रिया आधारित पाठ्यचर्या को और किस नाम से जाना जाता है? क्रिया आधारित पाठ्यचर्या को अनुभव प्रधान पाठ्यचर्या के नाम से भी जाना जाता है। किसके अनुसार पाठ्यचर्या में समस्त मानव जाति को सम्मिलित करना चाहिए? किसके अनुसार? तो यह आपका नन के अनुसार पाठ्यचर्या में समस्त मानव जाति को सम्मिलित करना चाहिए। क्रिया व विचार विद्यालय, क्रिया व विचार विद्यालय के रूप में विद्यालय की डैश किसने दी? विद्यालय की जो परिभाषा है किसने दी? तो क्रिया व विचार विद्यालय के रूप में विद्यालय की परिभाषा देने वाले गांधी जी हैं। बुनियादी शिक्षा में कौन कौन से तत्व निहित हैं? तो इसमें आपका क्रिया, खोज, वार्तालाप, ये सभी तत्व बुनियादी शिक्षा में समाहित हैं। पढ़ोगे तो आगे तुम्हारे काम आएगा, इसके बदले जो सीखते रहोगे तुम्हारे काम आता रहेगा। यह सिद्धांत किसका था? यह सिद्धांत जॉन डेवी का था। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? जॉन डेवी ने। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? जॉन डेवी ने। खोज आधारित अधिगम की 3 विशेषताएं क्या हैं? खोज आधारित अधिगम की 3 विशेषताएं। नंबर 1 तो खोज व समस्या समाधान के माध्यम से ज्ञान का सृजन व समेकन होता है। छात्र केंद्रित क्रियाओं पर बल होता है। पूर्व ज्ञान की संरचना में खोज के माध्यम से नए ज्ञान का समेकन होता है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी जो हैं ये खोज आधारित अधिगम की 3 विशेषताएं हैं। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान होती है। ऐसा किसने कहा? ऐसा हेनरी सीसिल बिल्ड ने कहा है। हेनरी सीसिल बिल्ड ने कहा है। क्वेश्चन 333 पाठ्यचर्या प्रतिमानों को प्रमुख रूप से किन 3 वर्गों में विभाजित किया गया है? तो यह जो है 3 वर्ग इसके, एक तो उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान हो गया, दूसरा प्रक्रिया प्रतिमान, तीसरा परिस्थिति प्रतिमान। ठीक है, ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन 334 कहता है मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित सोपानों का अनुसरण किया जाता है। किन सोपानों का अनुसरण किया जाता है? तो इसमें आपका शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन, बालकों में होने वाली व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन, इन सभी सोपानों का अनुसरण
किया जाता है। ग्रास रूट मॉडल किसने दिया? हिल्दा टाबा ने ग्रास रूट मॉडल दिया। हिल्दा टाबा ने ग्रास रूट मॉडल दिया। कौन सा प्रतिमान केवल प्राचीन निगमन विधि का उल्टा भाग है जो आगमन विधि पर आधारित है? तो वह आपका जमीनी प्रतिमान है। कौन सा प्रतिमान है? जमीनी प्रतिमान। प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान कौन कौन से हैं? प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान कौन से हैं? तो इसमें आपका योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश, प्रशासन करना, प्रतिपुष्टि, ये सभी प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान के अंतर्गत आते हैं। प्रदर्शन प्रतिमान के सोपान कौन कौन से हैं? तो भूमिका, विकास, एकीकरण, ये सभी जो हैं वो क्या हैं? प्रदर्शन प्रतिमान के सोपान हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। पाठचर्या प्रक्रिया के प्रमुख आधार बिंदु कौन कौन से हैं? तो इसमें पाठचर्या प्रक्रिया के प्रमुख आधार बिंदु में उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम अनुभवों की पहचान, ये सभी बिंदु इसमें आपके शामिल हो जाते हैं। प्रदर्शन प्रतिमान अधिक प्रसिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? प्रदर्शन प्रतिमान अधिक प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि इसमें छात्रों की सफलता का मूल्यांकन करना कठिन होता है। क्योंकि इसमें छात्रों की सफलता का मूल्यांकन करना कठिन होता है। पाठचर्या प्रतिमान का स्वरूप किस चर पर आधारित होता है? पाठचर्या प्रतिमान का जो स्वरूप है वह शैक्षिक लक्ष्यों पर आधारित होता है। पाठचर्या प्रतिमान का स्वरूप क्या है? शिक्षा से संबंधित लक्ष्यों पर आधारित होता है। पाठचर्या प्रारूप एक क्रमिक विवरण है। पाठचर्या प्रारूप एक क्रमिक विवरण है। पाठचर्या निर्माण से मूल्यांकन तक की प्रक्रिया का एक क्रमिक विवरण है पाठचर्या प्रारूप। ओके, बात क्लियर होती है। सी हान तथा किर्कलैंड ने पाठचर्या प्रारूप को कितने सोपानों में विभक्त किया है? इन्होंने 6 सोपानों में विभक्त किया है। 6 सोपानों में विभक्त किया है। प्रोफेसर एस स्वामीनाथन द्वारा विभक्त पाठचर्या प्रारूप स्तर में क्रियान्वयन के बाद जो प्रयुक्त चरण है वह हमारा मूल्यांकन है। क्या है? मूल्यांकन। पाठचर्या के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? पाठचर्या को व्यवहार में लाने की मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है। किसकी होती है? शिक्षक की होती है, टीचर की होती है। एक अच्छे पाठचर्या प्रारूप की विशेषताएं क्या है? एक अच्छे पाठचर्या प्रारूप की जो विशेषताएं हैं, एक अच्छा पाठचर्या प्रारूप उद्देश्यपूर्ण, सृजनात्मक और लचीला होता है। पाठचर्या प्रारूप के प्रकार क्या है? देखिए, पाठचर्या प्रारूप हमारा विषय केंद्रित प्रारूप होता है, विद्यार्थी केंद्रित और समस्या केंद्रित होता है। ठीक है, ये सभी पाठचर्या प्रारूप के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 348 पाठचर्या के विषय केंद्रित प्रारूप में पारंपरिक विषयों को शामिल किया गया है अंतर अनुशासनिक रूप में। किस रूप में शामिल किया गया है? अंतर अनुशासनिक रूप में शामिल किया गया है। पाठचर्या के विषय केंद्रित प्रारूप के जो प्रकार हैं वो 5 हैं। पाठचर्या के विषय केंद्रित प्रारूप के 5 प्रकार हैं। पाठचर्या के विस्तृत क्षेत्र प्रारूप का अन्य नाम क्या है? पाठचर्या के विस्तृत क्षेत्र प्रारूप का दूसरा नाम अंतर अनुशासनिक प्रारूप है। अंतर अनुशासनिक प्रारूप है। ठीक है, बात क्लियर होती है। किसी भी उम्र का विद्यार्थी किसी भी विषय की मूलभूत बातों को समझने में सक्षम होता है। यह कथन किसने दिया? यह कथन ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। यह कथन ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 352 विद्यालय पूर्व स्तर पर महत्व दिया जाने वाला प्रारूप कौन सा है? विद्यालय पूर्व स्तर पर महत्व दिया जाने वाला जो प्रारूप है वह आपका विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप है। विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप है। एंड जीवन परिस्थिति प्रारूप एवं आधारभूत जो प्रारूप है वह समस्या केंद्रित प्रारूप के ही प्रकार हैं। जीवन परिस्थिति प्रारूप एवं आधारभूत प्रारूप समस्या केंद्रित प्रारूप के ही प्रकार हैं। करिकुलम प्रोसेस पुस्तक के जो रचयिता हैं वह डी.के. व्हीलर हैं। व्हीलर द्वारा प्रदत्त पाठचर्या संरचना के जो प्रमुख सोपान है वो आपके कितने हैं? 5 सोपान है। व्हीलर ने पाठचर्या की संरचना को क्या माना है? व्हीलर ने पाठचर्या की संरचना को वृत्ताकार माना है। शैक्षिक प्रक्रिया में 2 प्रकार की पाठचर्या देखने को मिलती है जो हमारी केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत पाठचर्या कहलाती है। किस प्रकार की पाठचर्या को राष्ट्रीय लक्ष्यों, आदर्शों एवं दर्शन को समाहित करके राष्ट्रीय स्तर पर विषय वस्तु का चयन करके सृजित किया जाता है वह हमारी केंद्रीकृत पाठचर्या है। कैसी पाठचर्या? वह हमारी केंद्रीकृत पाठचर्या है। शिक्षा देश के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आती है? शिक्षा देश के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है किसके कथन के अनुसार केंद्रीकृत पाठचर्या एक पाठचर्या है जिसमें
केंद्रीय अथवा राष्ट्रीय सरकार आधिपत्यपूर्ण संभवतः एकमात्र नीति विषयक भूमिका में प्रवृत्त होती है। यह नागेल के अनुसार स्टेटमेंट दिया गया है। इसके अनुसार नागेल के अनुसार किस प्रकार की पाठचर्या में स्थानीय जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने पर ध्यान दिया जाता है, वह आपका विकेंद्रीकृत पाठचर्या है। किस प्रकार की पाठचर्या में राष्ट्रीय लक्ष्यों की अनदेखी की जाती है? विकेंद्रीकृत पाठचर्या में राष्ट्रीय लक्ष्यों की अनदेखी की जाती है। किस प्रकार के पाठ्यक्रम में पाठचर्या लचीली होती है और इसमें विविधता के आधार पर संशोधन किया जा सकता है? तो यह आपका विकेंद्रीकृत पाठचर्या ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 364, साइबर शिक्षा कहा जाता है। सूचना एवं संचार तकनीकी को साइबर शिक्षा कहा जाता है। NKN का पूरा नाम नेशनल नॉलेज नेटवर्क है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 367 कहता है लिबरल एजुकेशन का मतलब क्या है? लिबरल एजुकेशन का मतलब है एक विचारधारा जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना जाता है। ओके, उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। सूचना विस्फोट में से मानवीय मूल्यों में क्या बदलाव हो रहा है? सूचना विस्फोट से मानवीय मूल्यों में कमी आ रही है, ह्रास हो रहा है। सूचना विस्फोट किस बदलाव का उत्पाद है? सूचना विस्फोट सूचना क्रांति के फैलाव का उत्पाद है। सूचना क्रांति के फैलाव का उत्पाद है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम कौन से होंगे? तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम में आपका भाषा, सामान्य आधार पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक विषय चयन, ये सभी कुछ इसमें आपका शामिल हो जाता है। सार्वभौमिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है? ये वसुधैव कुटुंबकम से लिया गया है। सार्वभौमिक शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो वसुधैव कुटुंबकम से लिया गया है। किस समिति द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सिफारिशें दी गई हैं? किस समिति द्वारा? तो ये आपका जो है जस्टिस KS वर्मा समिति के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सिफारिशें दी गई हैं। शांति शिक्षा पाठ्यक्रम के 3 रूप उपकल्पित किए गए। कौन कौन से रूप? इसमें शांति के विषय में शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा और सकारात्मक शांति, ये 3 रूप जो हैं उसमें उपकल्पित किए गए हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किसके अनुसार? शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। किसके अनुसार? तो यह हॉलक्विस्ट के अनुसार। किसके अनुसार? हॉलक्विस्ट के अनुसार। सर्वप्रथम किसने भाषा शिक्षण की पाठ्यपुस्तक लिखी? किसने भाषा शिक्षण की पाठ्यपुस्तक लिखी? कमेनियस ने भाषा शिक्षण की पाठ्यपुस्तक लिखी। समावेशित शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशित शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञानेंद्रिय सामाजिक विभिन्नता के बालक की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शारीरिक बौद्धिक विभिन्नता से बालक की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आर्थिक विभिन्नता के बालक की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये सभी समावेशी शिक्षा को इंडिकेट करते हैं। मूल्य शिक्षा का अर्थ है मूल्यों की शिक्षा तथा मूल्य परक शिक्षा यानी कि मूल्य सहित शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है किस समिति ने मूल्यों के संबंध में सिफारिशें दी? किस समिति ने? तो वो है आपका JS वर्मा समिति। NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए कौन से पंचमूल्य सूत्र तैयार किए गए हैं? तो उसमें आपका सफाई, सच्चाई, श्रम, समानता और सहयोग, ये जो हैं पंचमूल्य सूत्र तैयार किए गए हैं। मूल्य परक शिक्षा में किस उपागम पर अधिक बल दिया जाता है? मूल्य परक शिक्षा में इसमें मूल्य परक शिक्षा में किस उपागम पर? तो इसमें से कोई भी उपागम नहीं है जिस पर मूल्य परक शिक्षा में अधिक बल दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 द्वारा दी जाने वाली नैतिक शिक्षा के कार्यकलाप क्या हैं? तो इसमें जो कार्यकलाप, एक तो विद्यालय सभा का अभ्यास, दूसरा समूह गायन का अभ्यास, तीसरा मौन एवं ध्यान साधना का अभ्यास, ये सभी जो हैं वो नैतिक शिक्षा के कार्यकलाप हैं। मूल्य शिक्षा से अभिप्राय है जिसमें हमारे मूल्य परक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य समाहित हों, आध्यात्मिक मूल्य समाहित हों, वो हमारी मूल्य शिक्षा कहलाती है। श्रम गरिमा का अर्थ क्या है? श्रम गरिमा का अर्थ है श्रम गरिमा की महत्ता को स्वीकार करना। शैक्षिक पाठ्यक्रम में ज्ञान का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से भिन्न है। यह कथन या विचार किसका है? यह कथन या विचार रिडिकल्स का है। किसका है? रिडिकल्स का है। इसमें सामग्री, सीखने के अनुभव और सीखने की खोज शामिल है। किसमें? पाठ्यक्रम में।
धारणा, अवलोकन, दृष्टिकोण, अंतर्मुखता, स्मृति स्रोत, ये सभी क्या हैं? ये आपके ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अंतर्मुखता है, ठीक है। पाठचर्या को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारक राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, शासन नीतियाँ, ये सभी पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बालक को भावी जीवन के लिए तैयार कर सकें, ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए। केवल ज्ञान देने तक सीमित ना हो। यह पाठचर्या का इनमें से कौन सा अर्थ है? तो यह इनमें से पाठचर्या का व्यापक अर्थ है। कौन सा? व्यापक। मूल पाठचर्या किस पर बल नहीं देती? मूल पाठचर्या प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पर बल नहीं देती। दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन रस्क का है। कोठारी आयोग के अनुशंसा के अनुसार पूर्व माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या में कितनी भाषाओं को स्थान देना चाहिए? तो इसमें जो है 3 भाषाओं को स्थान देना चाहिए। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पाठचर्या विकास प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है। शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करने में पाठचर्या विकास प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है। किस विद्वान ने पाठचर्या को गति युक्त वातावरण कहा है? कैसवेल ने पाठचर्या को गति युक्त वातावरण कहा है। पाठचर्या की जो विषय वस्तु होती है वह मूर्त से अमूर्त की ओर गठित की जाती है। पाठचर्या की विषय वस्तु का गठन मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में किसे प्रथम सोपान माना जाता है? पाठ्यक्रम को प्रथम सोपान माना जाता है। पाठचर्या द्वारा जो पूर्ति होती है वह शिक्षा के उद्देश्यों की, पाठचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। क्वेश्चन कहता है मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? मनोविज्ञान का उद्देश्य है छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करना, शिक्षा के द्वारा छात्रों के व्यवहार को परिमार्जित करना, यह मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। यदि कोई बालक साइकिल चलाना सीख रहा है तो ब्लूम के किस शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है? वह ब्लूम के मनोपेशीय उद्देश्य से संबंधित है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का जो मूल्यांकन है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। IQ पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंस क्वोशेंट से हुई है। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? विलियम स्टर्न ने। किसने किया? विलियम स्टर्न ने। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना, शिक्षा देना और ज्ञान देना। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिमार्गीय प्रक्रिया है जिसमें आपका शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु आते हैं। किस महान शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण अधिगम के संबंध को क्रेता विक्रेता संबंध माना है? किसने माना है? किलपैट्रिक ने माना है। हस्तक्षेप रहित शासन के अंतर्गत शिक्षण की परिभाषा किसने दी? जॉन ब्रू बेकर ने दी। किसने दी? जॉन ब्रू बेकर ने दी। एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हॉसफोर्ड हैं। अनुदेशन केवल व्यक्तित्व के किस पक्ष को प्रभावित करता है? यह केवल ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करता है। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है शिक्षक। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए जो मार्गदर्शन देता है वह शिक्षक देता है। पाठ्यक्रम विषय वस्तु के ज्ञान के बिना अध्यापक कुशल नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? ऐसा डेंग एवं ल्यूक कहते हैं। कौन? ऐसा डेंग एवं ल्यूक कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। प्रधानाध्यापक सहज व निर्मित दोनों होता है। यह कथन पी रेन का है। किसका? पी रेन का स्टेटमेंट है। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह कथन किसका है? अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह कथन ताला का है। सेलर एवं अलेक्जेंडर महोदय ने कौन से पाठ्यक्रम बताए हैं? इन्होंने नियोजित और क्रियान्वित, ये 2 प्रकार के पाठ्यक्रम सेलर एवं अलेक्जेंडर ने बताए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु बहुविषयकता और समग्र शिक्षा है। पाठ्यक्रम विकास या निर्माण में किन प्रवृत्तियों के महत्व के आधार पर सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिए? तो इसमें आपका दार्शनिक और सामाजिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के महत्व के आधार पर सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिए। इसलिए इसमें जो ऑप्शन आपका डी रहेगा वह राइट हो जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण में विकास के सिद्धांत को किसने प्रमुखता प्रदान की? वो आपके पेस्टोलॉजी हैं जिन्होंने प्रमुखता प्रदान की। पाठ्यचर्या निर्माण में सिद्धांत शिक्षा की डैश पूर्ति करते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण में सिद्धांत शिक्षा की आवश्यकताओं
और लक्ष्यों या फिर उद्देश्यों, इन दोनों की पूर्ति करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार 3H का संतुलित विकास पाठचर्या विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह क्रिया केंद्रता का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत आता है। महात्मा गांधी के अनुसार 3H क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार 3H का मतलब होता है हैंड, हेड एंड हार्ट। हैंड, हेड एंड हार्ट। पाठ्यक्रम सामुदायिक जीवन से सजीव एवं अनिवार्य अंग के रूप में संबंधित होना चाहिए। यह कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। यह कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। पुस्तक केंद्रित पाठचर्या भी इसे कहा जाता है। किसे? विषय केंद्रित पाठचर्या को पुस्तक केंद्रित पाठचर्या भी कहा जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए क्रिया तथा अनुभव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यह आपका प्रयोजनवाद के द्वारा दिया गया है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान का हृदय किसे माना जाता है? किसी भी शैक्षणिक संस्थान का हृदय पाठ्यक्रम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 424 कहता है पाठ्यक्रम निर्माण और विकास है। पाठ्यक्रम निर्माण और विकास एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रयुक्त आधुनिक तकनीक के विषय में कैसे पता चलता है? तो इसका पता पाठचर्या विशेषज्ञों द्वारा पता चलता है। पाठचर्या कैसे पता चलता है? पाठचर्या विशेषज्ञों द्वारा पता चलता है। 426 नंबर क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रथम प्रयास किस सन में प्रकाश में आया? यह आपका सन 1967 में प्रकाश में आया। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विचार पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। पाठचर्या विकास है। पाठचर्या विकास आपका योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन है। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो है यह NCERT के द्वारा तैयार की गई थी। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? 1948 में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? स्कूल पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति को दर्शाता है। पाठचर्या विकास के कुछ आधार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या विकास का आधार नहीं है? तो आर्थिक स्थिति का जो आधार है यह पाठचर्या विकास का आधार नहीं है। समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन कहता है शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तत्वों को क्रियात्मक रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह पेस्टोलॉजी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पेस्टोलॉजी को। करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता एडवर्ड क्रग हैं। करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता एडवर्ड क्रग हैं। ठीक है। क्वेश्चन 436 पाठचर्या छात्रों को इस योग्य बनाने के लिए तैयार की जाती है कि वे समाज सापेक्ष व्यवहार करें। पाठचर्या नियोजन से डैश प्रक्रिया सुव्यवस्थित रहती है। पाठचर्या नियोजन से शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वह सुव्यवस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिकल्प, क्षेत्र, अनुक्रम, संतुलन ये सभी किसके आवश्यक तत्व हैं? ये सभी पाठ्यक्रम नियोजन के आवश्यक तत्व हैं। किसने कहा है कि पाठ्यक्रम नियोजन के 6 पृथक तत्व पाठ्यक्रम नियोजन में अपनी भूमिका निभाते हैं? ऐसा जेम्स एम ली ने कहा है। किसने? जेम्स एम ली ने। राष्ट्रीय शिक्षा NEP 2020 के अनुसार NCFCE का मतलब क्या है? NCFCE का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। हिंदी में इसको स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। पाठचर्या के निर्धारक क्या हैं? पाठचर्या में देखिए बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक कारक ये सभी पाठचर्या के निर्धारक हैं। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यह कथन अरस्तू का है। किसका है? यह कथन आपका अरस्तू का है। फिक्टे के अनुसार दर्शन है। फिक्टे के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिक्टे के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। NEP 2020 सुझाती है कि शिक्षा समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। NEP 2020 सुझाती है कि शिक्षा समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई भी अन्य पक्ष नहीं है। यह कथन रस्क महोदय का है। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम नामक जो पुस्तक है
इसके जो लेखक हैं वो आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं। बच्चे डैश से डैश की ओर सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं वह सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। बच्चे हमेशा सरल से जटिल की ओर ही सीखते हैं। विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कैसी भूमिका निभाते हैं? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विचार प्रधान विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है आदर्शवादी पाठचर्या में। कारण परिणाम के वैज्ञानिक नियम को सर्वव्यापी और सर्वमान्य मानता है। यथार्थवाद जो है वह कारण और परिणाम के वैज्ञानिक नियम को सर्वव्यापी और सर्वमान्य मानता है। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? भारत में संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। सबसे अधिक लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। सबसे अधिक लिखित संविधान भारत का है। भारत में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को? तो प्रस्तावना को। ठीक है, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयोग किया गया शब्द सेकुलर है उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सभी नागरिकों का धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यह आपका 2010 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2010 में। क्वेश्चन 459 इज डेलर्स कमीशन रिपोर्ट में उल्लिखित शिक्षा के 4 स्तंभों में से कौन सा वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? एक साथ रहने के लिए सीखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान होंगे? ऐसा अनुच्छेद 14 में कहा गया है। पाठ्यक्रम निर्धारण में आधार बनाया जाना चाहिए। सर्वधर्म समभाव को पाठ्यक्रम निर्धारण में आधार बनाया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान करता है। क्या? हमें संगठन एवं दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है। समूचे देश में निर्बाध भ्रमण का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति को अपने ढंग से बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। सामाजिक दृष्टिकोण के विकास से बालकों में किन गुणों का विकास होता है? सामाजिक दृष्टिकोण से बालकों में संवेदनशीलता, सहयोग और अनुशासन का विकास होता है। भारतीय संविधान में निहित समाजवाद किन सिद्धांतों पर आधारित है? यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। कथन है मूल्यवाह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ऐसा किसने कहा है? मूल्यवाह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे अर्बन का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन कहता है सत्यम शिवम सुंदरम में सुंदरम ये तीनों मूल्य व्यक्ति आध्यात्मिक गतिविधियों से संबंधित हैं। ये तीनों मूल्य जो हैं ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक जो क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, इनसे संबंधित हैं। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम पर विशेष बल किस दृष्टिकोण से दिया जाता है? तो इस पर विशेष बल आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टिकोण से दिया जाता है। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। गतिविधि आधारित अधिगम का अभिप्राय है गतिविधि आधारित अधिगम का अभिप्राय है जहां छात्र निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में बैठने के बजाय सीखने के अनुभव में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वह हमारा गतिविधि आधारित अधिगम कहलाता है। गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम की वकालत किसने की? जॉन डीवी ने की। गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम की वकालत जॉन डीवी ने की। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम की संकल्पना का उदय कब हुआ? संकल्पना का उदय 1633 में हुआ। बच्चे के लिए खेल का महत्व क्या है? बच्चे खेल से शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। ये जो है बच्चे के जीवन में खेल का महत्व है। पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का योग है। योगात्मक मूल्यांकन क्या है? योगात्मक मूल्यांकन।
गतिविधि आधारित शिक्षा का अर्थ करके सीखना है। गतिविधि आधारित शिक्षा का अर्थ करके सीखना है। पाठ्यक्रम मॉडल का स्वरूप कैसा होता है? पाठ्यक्रम मॉडल का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्पाद प्रतिमान को कहा जाता है। उत्पाद प्रतिमान को लक्ष्य प्रतिमान कहा जाता है। परिणाम आधारित मॉडल निम्न में से किस मॉडल के आधार पर कार्य करता है? तो यह हिल्दा टाबा मॉडल के आधार पर काम करता है। करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान के संबंध में पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपकी हिल्दा टाबा ने लिखी है। हिल्दा टाबा के पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान को जमीनी प्रतिमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीनी प्रतिमान। टॉयलर का पाठ्यचर्या मूल्यांकन संबंधी मॉडल जो है वह उद्देश्य केंद्रित है। कैसा है? उद्देश्य केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 481 कहता है पाठ्यचर्या मूल्यांकन के संबंध में टॉयलर का मॉडल कब प्रतिपादित किया गया था? तो यह वर्ष 1949 में प्रतिपादित किया गया था। हिल्दा टाबा का मॉडल यानी प्रतिमान किस विधि पर आधारित है? तो यह आपका आगमन विधि पर आधारित है। किस विधि पर? आगमन विधि पर आधारित है। टाबा ने पाठ्यचर्या विकास के लिए कितने चरण बताए हैं? टाबा ने पाठ्यचर्या विकास के लिए 7 चरण बताए हैं। कितने? 7 चरण बताए हैं। किसी भी देश की पाठ्यचर्या बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या है? महत्वपूर्ण पहलू समाज की आवश्यकताएं हैं। महत्वपूर्ण पहलू समाज की आवश्यकताएं हैं। पाठ्यक्रम निर्माण कार्य एक विशेष प्रकार का कार्य है जो किया जा सकता है अनुभवी व्यक्तियों द्वारा। किसके द्वारा? अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। किस महान विद्वान ने पाठ्यक्रम प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना की है? D.K. व्हीलर ने पाठ्यक्रम प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है D.K. व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम संरचना के कितने सोपान या पद हैं? तो पाठ्यक्रम संरचना के 5 सोपान या पद हैं। सूचना संचार तकनीकी का अर्थ क्या है? सूचना संचार तकनीक का अर्थ है परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 489 कहता है यह सूचनाओं को संकलन एवं संग्रह करती है। यह तथ्य किससे संबंधित है? तो यह तथ्य हमारा सूचना एवं संचार तकनीकी से संबंधित है। मॉडल किस साधन के अंतर्गत आते हैं? मॉडल हमारे दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। लिस्प क्या है? लिस्प जो है ये कंप्यूटर की एक भाषा है। लिस्प कंप्यूटर की एक भाषा है। सेंडर और रिसीवर के बीच आदान प्रदान करने वाली संचार प्रौद्योगिकी आपकी क्या है? मैसेज। ज्ञान दर्शन प्रथम भारत में कब प्रकाशित हुआ? 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन भारत में प्रकाशित हुआ, प्रारंभ हुआ। मूक का संबंध किससे है? मूक का संबंध ऑनलाइन स्टडी कोर्स से है। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर हमारा दृश्य उपागम है। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? दृश्य उपागम। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत जो है वह आपकी 1975 में हुई। ऑप्शन ए इज द राइट वन। केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की स्वीकृति प्रदान की 2001 में। कब प्रदान की? 2001 में। ठीक है। क्वेश्चन 498 कहता है शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन किसे कहा जाता है? सर्व शिक्षा अभियान को। भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। और इसके बाद हमारा यहाँ पे क्लास एंड हो रही है और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है। और बहुत मेहनत लगती है, जितने भी पेपर आपके हो रहे हैं ऑलमोस्ट जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वहीं से आपको पूरा का पूरा पेपर मिल रहा है। ठीक है। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें हमारा ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबका लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।